अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर का आगाज़ हम सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस को स्टडी करके करेंगे। तो सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस ये आप मैट्रिक में भी बड़ी डिटेल के साथ स्टडी करके आए हैं और इस बुक में जस्ट इस टॉपिक का रिव्यू किया गया है। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन इस चीज़ को कहते हैं कि अगर आप एक से ज़्यादा रेजिस्टेंसेस इस तरह से सर्किट में लगाएं या बैटरी के साथ लगाएं कि करंट को सिर्फ एक ही रास्ता मिले, यानी हर रेजिस्टेंस के थ्रू गुजरने के लिए करंट का सिर्फ एक ही रास्ता है, तो इसको आप सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस कहते हैं। इस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैटरी है और उसके साथ 3 बल्ब्स कनेक्टेड हैं, लेकिन करंट के गुजरने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि ये एक वायर है, यहाँ से यही करंट इस बल्ब से भी गुजरेगा, इस बल्ब से गुजरेगा, इस बल्ब से भी गुजरेगा। तो ये बल्ब की रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3 हैं, लेकिन करंट का एक ही पाथ है। अब यहाँ पूरे सर्किट में सिर्फ एक ही करंट फ्लो करेगा, यानी करंट की वैल्यू पूरे सर्किट में सेम रहेगी। हर रेजिस्टेंस से एक ही अमाउंट ऑफ करंट गुजरेगी, यानी अगर इसमें से 2 एम्पेयर करंट गुजरता है तो यहाँ से भी 2 एम्पेयर गुजरेगा और यहाँ से भी 2 एम्पेयर गुजरेगा। इसकी मिसाल आप ऐसे ले सकते हैं कि अगर कोई पानी की मोटर है और उसमें पाइप है, पाइप आगे जाता है और किसी जगह से पाइप खुला हो जाता है, कहीं से तंग है और कहीं से बिल्कुल बहुत ज़्यादा तंग है, तो ऐसे नहीं होगा कि खुली जगह से ज़्यादा पानी गुजर जाए और तंग जगह से कम पानी गुजरे, बल्कि अब तंग जगह खुली जगह इनकी जगह से सारी जगहों के से मिला के जो अमाउंट ख़ास अमाउंट है वाटर की वो गुजरेगी। यानी यहाँ से अगर 1 लीटर पानी गुजरता है तो 1 लीटर यहाँ से आता है, 1 लीटर यहाँ से गुजरता है, तो यहाँ से भी 1-1 लीटर पानी ही आगे जाएगा। इसी तरह करंट भी सेम रहेगा, यानी सीरीज़ में करंट सेम रहता है। लेकिन अब अगर इस रेजिस्टेंस को कितनी वोल्टेज मिल रही है, इसको कितनी वोल्टेज मिल रही है, इसको कितनी वोल्टेज मिल रही है, ये देखने के लिए आपको ओम्स लॉ पे वापस आना पड़ेगा। तो V इज़ इक्वल टू IR होता है। अब इसकी रेजिस्टेंस R1 है, R2, R3 ये डिफरेंट रेजिस्टेंसेस हैं, लेकिन करंट की वैल्यू सब में सेम है। तो इसको जो वोल्टेज मिल रही है वो अगर देखना चाहें तो उसके लिए आपको I इंटू R1 करना पड़ेगा। यहाँ पे I इंटू R2 करेंगे तो आपको इसको मिलने वाली वोल्टेज मिल जाएगी और I इंटू R3 करने से इसको मिलने वाली वोल्टेज मिल जाएगी। यानी अगर R1, R2, R3 डिफरेंट हैं तो वोल्टेजेस इन तीनों को डिफरेंट मिलेंगी, लेकिन करंट सब में सेम रहेगा। तो यहाँ पे हम ये कहते हैं कि सीरीज़ में करंट तो सेम रहता है लेकिन वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। यानी अगर 10 वोल्ट हों, लेट अस सपोज इधर 5 गए हैं, 5 वोल्ट हैं, यहाँ पर 3 वोल्ट मिले हैं, तो इसको फिर 2 वोल्ट्स मिल रहे होंगे। तो यहाँ से हमने एक चीज़ देखी कि इस कॉम्बिनेशन में वोल्टेजेस डिवाइड हो जाती हैं इटसेल्फ, बट करंट थ्रू ईच रजिस्टर रिमेन्स सेम। तो अगर आप टोटल ओवरऑल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस सर्किट की निकालना चाहें तो उसके लिए तमाम रेजिस्टेंसेस को सिंपली ऐड कर दिया जाता है, यानी RE इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन को देखा जाए तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर रेजिस्टेंस को अलग करंट मिलता है, यानी ये 2 रेजिस्टेंसेस हैं R1 R2, बैटरी से या ये R1 R2, तो बैटरी से इसको अलग करंट मिलेगा, अलग पाथ से करंट मिलेगा और इसको अलग पाथ से मिलेगा। यानी वायर की रेजिस्टेंस हमने कहा था 0 है, तो यहाँ से वायर से अलग करंट यहाँ पे फ्लो करेगा। यानी अगर यहाँ से पानी आ रहा हो लेट अस सपोज, तो ये सुराख छोटा है या ये ओपनिंग छोटी है और ये बड़ी है, तो पानी यहाँ से आके छोटी ओपनिंग से कम पानी गुजरेगा जबकि बड़ी ओपनिंग से ज़्यादा पानी गुजरेगा। तो इसीलिए अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा हुई तो करंट को ज़्यादा रुकावट मिलेगी, तो बैटरी का करंट यहाँ से कम गुजरेगा। अगर यहाँ पर कम रेजिस्टेंस हुई तो करंट यहाँ से आने से, क्योंकि कम रुकावट मिल रही है, तो ज़्यादा करंट यहाँ से गुजर जाएगा और कम करंट यहाँ से गुजरेगा। इसका मतलब है कि दोनों डिवाइसेस को यानी दोनों रेजिस्टेंसेस को डिफरेंट करंट्स मिलते हैं, लेकिन
वोल्टेज सेम रहे, क्योंकि इसका ये टर्मिनल जिस पॉजिटिव पे कनेक्टेड है, इसका भी एक टर्मिनल उसी पॉजिटिव पे कनेक्टेड है, और इसका ये टर्मिनल जिस नेगेटिव पे कनेक्टेड है, इसका भी ये वाला टर्मिनल उसी नेगेटिव पे कनेक्टेड है। तो इनको वोल्टेज दोनों को सेम मिलेगी, जबकि करंट डिफरेंट हो जाएगा। यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहती है लेकिन करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इन दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन द वोल्टेजेस अक्रॉस ईच रजिस्टर रिमेन्स सेम बट करंट डिवाइड्स इटसेल्फ। और अगर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहें तो ये रेसिप्रोकल्स की मदद से निकलती है, यानी 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इसका जो आपके पास प्रूफ है इन दोनों का, ये बहुत सिंपल है और मैट्रिक की बुक में मौजूद है, तो आप वहाँ से इसको फॉलो कर लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं अगला टॉपिक है रेजिस्टिविटी, और इसकी टेम्परेचर पर डिपेंडेंस देखेंगे। तो रेजिस्टिविटी को समझने से पहले हमें देखना होगा कि हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। अब इसकी रेजिस्टेंस को अगर स्टडी किया जाए तो मैथमेटिकली हमें रेजिस्टेंस को देखने के लिए ये देखना पड़ेगा कि हम देखते हैं कि जितना ज़्यादा लेंथ होती है, चार्जेस को यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे तो उतनी ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर रास्ते में ज़ाया करनी पड़ेगी, क्योंकि उतने ज़्यादा एटम्स रास्ते में फेस करना पड़ेंगे। तो रेजिस्टेंस लेंथ बढ़ने से कम हो जाती है, बढ़ जाती है। रेजिस्टेंस लेंथ बढ़ने से बढ़ जाती है। अब रेजिस्टिविटी है क्या? हम रेजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं तो किसी चीज़ का 1 मीटर क्यूब जितनी रेजिस्टेंस देता है उसे रेजिस्टिविटी कहते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टिविटी। तो अब हम देखते हैं कि अगर लेंथ ज़्यादा करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, क्योंकि लंबाई बढ़ने से अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनर्जी अगले एंड तक लेके जाना चाहता है और लेंथ आप बढ़ा देंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आते आते ज़्यादा एटम्स को फेस करना पड़ेगा और ज़्यादा एनर्जी ज़ाया करेगा, देर से पहुँचेगा यहाँ पर। तो इसका मतलब है यह कम एनर्जी लेकर पहुँचेगा। तो हम ये कहते हैं कि रेजिस्टेंस बढ़ गई है लेंथ के बढ़ने से। लेकिन छोटी लेंथ हो तो ज़्यादा एनर्जी यहाँ से ज़्यादा एनर्जी लेके इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन पहुँच सकता है। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ज़ाया नहीं की, उसको कम रेजिस्टेंस रास्ते में कम रुकावट का सामना करना पड़ा है। तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस, और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि एरिया आप जितना बड़ा करेंगे, अगर आप बड़ा एरिया कर देंगे तो ज़्यादा चार्जेस अवेलेबल होंगे जो एनर्जी को लेके जा सकते हैं। अगर छोटा सा एरिया रखेंगे तो कम चार्जेस अवेलेबल होंगे इस लोकेशन पर जो एनर्जी को आगे लेकर जा सकेंगे। तो एरिया बढ़ाने से रुकावट या रेजिस्टेंस कम हो जाती है और एरिया कम करने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ L एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया A, यानी R इज प्रोपोर्शनल टू L। इसको इक्वेशन 1 कहते हैं। R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A, ये इक्वेशन 2 है। अब इनको कंबाइन करके R प्रोपोर्शनल टू L/A, और अगर आप इक्वालिटी को यहाँ पर लाएं तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है रो। ये जो R इज इक्वल टू रो L/A है, यहाँ पर रो रेजिस्टिविटी कहलाता है, और ये रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ ए सब्सटेंस होता है। ये कांस्टेंट होता है यहाँ पर। और अगर रेजिस्टिविटी को आप एक्सप्लेन करें तो रेजिस्टिविटी के लिए आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करें तो रो इज इक्वल टू RA/L आता है। तो इसकी यूनिट ओहम मीटर होती है, क्योंकि रेजिस्टेंस की यूनिट ओहम है, एरिया की मीटर स्क्वायर है, लेंथ की मीटर है। तो लेंथ वाला मीटर इस मीटर स्क्वायर के 1 मीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा, 1 मीटर रह जाएगा। ओहम और ये मीटर, ओहम मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। अब देखते हैं कि इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी क्या होता है। अगेन
हम देखते हैं कि हमें मालूम है कि एटम्स लैटिस के वो सॉलिड्स के अंदर अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जब गुजरते हैं तो एटम्स के साथ कोलाइड करते हैं और अपनी एनर्जी को ज़ाया कर देते हैं। अब अगर एटम ज़्यादा बड़े एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करें, यानी अगर उनका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो उनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाता है, वो मेन पोजीशन से ज़्यादा दूर जाते हैं और ज़्यादा दूर वाले इलेक्ट्रॉन्स जो गुज़र रहे होते हैं वो भी टकरा कर अपनी एनर्जी ज़ाया कर सकते हैं। इस चीज़ का चांस बढ़ जाता है। इस वजह से टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाती है। तो इसको हम इस तरह पढ़ते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू कोलिजन विद फ्री इलेक्ट्रॉन्स which the free electrons encounter with atoms of the lattice. As the temperature of conductor rises, the amplitude of vibration of atoms increases, and hence the probability of their collision with free electrons also increases, which results increase of resistance of conductor. तो अब एक कुछ डेफिनेशंस मज़ीद हैं कि कंडक्टिविटी क्या होती है। तो रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होता है उसे आप कंडक्टिविटी कहते हैं। इसको यानी रेजिस्टिविटी अगर वो रेजिस्टेंस है जो 1 मीटर क्यूब देता है, तो कंडक्टिविटी का मतलब है कि 1 मीटर क्यूब कितना अलाउ करता है किसी चीज़ का 1 मीटर क्यूब करंट को कितना अलाउ कर रहा है कि वो उसमें से गुजर जाए। करंट को किसी चीज़ का 1 मीटर क्यूब कितना अलाउ कर रहा है अपने अंदर से गुजरने के लिए, ये चीज़ कंडक्टिविटी कहलाती है। और इसका यूनिट फिर ओहम मीटर होल इनवर्स आ जाएगा, या ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल है। ओहम मीटर था रेजिस्टिविटी का, तो उसका इनवर्स हो जाएगा। इसी तरह कंडक्टेंस, तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। यानी रेजिस्टेंस अगर ये है कि अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, तो कंडक्टेंस होगा कि एक मटेरियल कितना अलाउ कर रहा है करंट को कि वो उसमें से गुजर जाए, तो इसका यूनिट फिर ओहम इनवर्स हो जाएगा। तो कंडक्टेंस और रेजिस्टिविटी की जो डेफिनेशन, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी की डेफिनेशंस को भी आपने जहन में रखना है। अब हम देखते हैं कि टेम्परेचर का इफ़ेक्ट क्या होता है। ये तो हम देख चुके हैं, लेकिन एक और चीज़ है अल्फ़ा, जिसे आप कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। इसको देखते हैं कि ये क्या होता है। तो ये प्रूफ भी आप मैट्रिक में करके आए हैं। यहाँ पर डायरेक्ट आपको ये रिज़ल्ट दिया गया है। इसका प्रूफ आप अपनी मैट्रिक की बुक से देख सकते हैं। यहाँ पर हम जस्ट इसके रिलेशन को थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तो हम ये कहते हैं कि अल्फ़ा या टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है, द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन इज़ नोन एज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। यानी जो रेजिस्टेंस की फ्रैक्शनल चेंज है, यानी यहाँ पर इस फार्मूला में आर नॉट रेजिस्टेंस है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और आर टी जो है ये रेजिस्टेंस है किसी टेम्परेचर टी पर। तो आप आर नॉट मालूम कर लेते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस क्या है। फिर आप कंडक्टर को किसी टेम्परेचर पर ले जाते हैं और वहाँ पर उसकी रेजिस्टेंस मालूम कर लेते हैं। अब जितना डिफरेंस आया है रेजिस्टेंस का, उसको आप डिवाइड कर दें रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये आपको फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस मिल जाएगी। ये फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस है कि आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो रेजिस्टेंस था उससे कितना चेंज आया है रेजिस्टेंस का जब आपने टेम्परेचर को राइज़ किया है। तो ये आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट, ये फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस है, और ये टी टेम्परेचर है और इसका यूनिट केल्विन है। यानी फ्रैक्शन चेंज पर यूनिट डिवाइडेड बाय, यानी पर यूनिट टेम्परेचर या पर यूनिट केल्विन इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट।
और इसी को आप रेजिस्टिविटी की टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं। द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर केल्विन इज आल्सो नोन एज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। इसको टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी कहते हैं, यानी जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टिविटी है ये रो नॉट है, और जो टी टेम्परेचर पर, किसी टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी है, ये रो टी है। तो आप ये रो टी माइनस रो नॉट से आपको चेंज इन रेजिस्टिविटी मिल जाएगी डिवाइडेड बाय रो नॉट, तो ये फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी मिल जाएगी पर यूनिट केल्विन। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। कल इंशाल्लाह हम कार्बन रजिस्टर्स के साथ अपने नेक्स्ट सेशन का आगाज़ करेंगे।